तो इसके बाद हम सामान्य विज्ञान का 2022 का प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो भौतिक विज्ञान का प्रश्न पूछा गया, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो वो उसका जो सही ऑप्शन सही होगा वो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा ये चेंज किया जाता है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें सौर पैनल या सौर सेलों का एक संकुलित परस्पर संबंध संयोजन होता है, जिन्हें फोटोवोल्टेइक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। फोटोवोल्टेइक प्रभाव पहली बार फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी एडमंड बेकुरल द्वारा 1839 में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रकार की ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो कार्बोरेटर जो होता है वो किस में लगता है, डीजल इंजन में लगता है या भाप के इंजन में लगता है या पेट्रोल के इंजन में लगता है या डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में लगता है। तो जो कार्बोरेटर होता है वो केवल पेट्रोल के इंजन में लगा होता है। तो ये एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को क्या करती है, मिश्रित करती है। इसका आविष्कार कार्ल बेंज ने 1885 ईस्वी से पहले किया था और कार्बोरेटर जो होता है वो केवल पेट्रोल इंजन में ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये कुछ मात्राएं दी गई हैं, उनका एसआई यूनिट दिया गया है। आपको इनमें ये बताना था कौन सा सही नहीं है। हम यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। तो दबाव या दाब, इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। उसके बाद लेंस की क्षमता, इसको डायोप्टर कहते हैं। ऊष्मा को जूल में, और रेडियो एक्टिव जो पदार्थ की सक्रियता होती है इसको बेकुरल कहते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको गाइगर काउंटर भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक स्तरित संरचना होती है जो एक हेक्सागोनल क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित 6 कार्बन परमाणुओं वाले छल्ले से बनी होती है और मानक परिस्थितियों में कार्बन का ये शुद्ध रूप है, क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है एवं यह विद्युत तथा ताप दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। अपेक्षित, इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 2.25 होता है और यह 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलकर CO2 बनाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में लीड तथा घड़ियों में कमानी बनाने में होता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे सूची दी गई है और सूची 2 दी गई है, ये क्षेत्र दिए गए हैं और जो शोर स्तर होता है जिसको हम डेसिबल में नापते हैं कि वो किस किस क्षेत्र का क्या क्या होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। हम यहाँ पे करेक्ट इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो देखिए, जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे 55 डेसिबल होना चाहिए, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, और औद्योगिक क्षेत्र का जो होना चाहिए वो नॉइज़ वो 70 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र का जो नॉइज़ होना चाहिए वो 65 डेसिबल। ठीक है, तो इस हिसाब से 2022 में केवल 5 प्रश्न पूछे गए, किससे, फिजिक्स से। इसके बाद केमिस्ट्री से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है, तो वहाँ पे होता है ओजोन। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर आप नॉर्मली बात करें तो अगर ये समुद्र तल है, समुद्र तल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये तीखे गंध वाली एक विषैली गैस होती है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन और डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश रासायनिक धुंध एक भूरा रंग का धुंध होता है जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण पर सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण बनता है। इसमें मानव जनित वायु प्रदूषक मुख्य रूप से ओजोन, नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यातव्य है कि ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध का सबसे जहरीला घटक है और इसके कई स्थानों पर कृषि और देसी पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या होता है, तो वहाँ पे ओजोन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम देखते हैं केमिस्ट्री का। तो CNG के बारे में पूछा गया कि CNG किससे बनी होती है। तो आप जानते हैं CNG मीथेन से बनी होती है। मीथेन का अगर आप परसेंटेज देखेंगे कि CNG में मीथेन का कितना परसेंटेज होता है, तो वो लगभग 75 से लेकर के 95% तक का CNG में मीथेन की मात्रा होती है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो नेचुरल गैस होती है उसी की तरह ये भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो अभी आपने देखा कि नेचुरल गैस का जो मुख्य अवयव क्या है वो मीथेन है, ऊपर वाला प्रश्न ही था।
तो प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः क्या होती है, मीथेन भी होती है। मीथेन की मात्रा लगभग 45 से लेकर 85% तक होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। प्राकृतिक गैस के मुख्य उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में, खाद्य निर्माण और विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। किसका? मीथेन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभिकथन और कारण का प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है, एक गिलास पानी में नमक का घोल क्या होता है, समरस होता है। उसके बाद इसका जो कारण दिया गया है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल क्या होता है, समरस होता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता उनको क्या कहा जाता है, उनको समांगी मिश्रण कहा जाता है। नमक और पानी का घोल क्या होगा, एक समांगी मिश्रण होगा। इस प्रकार दिया गया अभिकथन, एक गिलास पानी में नमक का घोल जो होगा वो समरस होगा। तो यहाँ पे जो रीज़न होगा वो गलत दिया है, बाकी कथन जो है एक गिलास पानी में नमक का घोल कैसा होगा, वो समरस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे केमिस्ट्री के केवल 4 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद बायोलॉजी के देखते हैं कि 2023 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये पादप रोग और उनके कारक की आपको मैचिंग करनी थी। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो खट्टे नासर, इनका कारक क्या है, वो जीवाणु है। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये कवक फुई से है। और आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और गेहूँ का सेहू रोग जो है ये कीट के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे 4 दिए गए, रेयान, रूपांतरित स्टार्च, एस्पार्टम, संश्लेषित स्वीटनर और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, नियोप्रिन, विशिष्ट वर्ण। इसमें से ये बताना आपको इसमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच हम देख लेते हैं। तो रेयान क्या है, ये रेयान है। रेयान एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। एस्पार्टम क्या है, तो ये सिंथेटिक मिठास यानी एक संश्लेषित मधुरक है, आप कह सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है। उसके बाद नियोप्रिन क्या है, ये एक विशिष्ट रबड़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रेयान जो है ये रूपांतरित स्टार्च, ये गलत होगा। बाकी सारे करेक्टली यहाँ पे मैच्ड हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो वो जो मच्छर का नाम है उसको हम एडीज कहते हैं। तो जो डेंगू फीवर है, डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू बुखार की चपेट में बड़े बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे भी आसानी से आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति को इतना अधिक दर्द होता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, एडीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बैसिलिस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है। तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का और निमोनिया का, इन दोनों का ही बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। 1892 ईस्वी में पहली बार रिचर्ड फीफर ने एक इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान इन्फ्लुएंजा का वर्णन किया था। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नकारात्मक जीवाणु है जो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक स्वरूप और निमोनिया का एक कारक है, ठीक है। देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है, 2 सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। अब सल्फा ड्रग के बारे में आपको बताना है कि ये औषधि किस प्रकार की है। तो ये प्रतिजीवाणुक एक औषधि है सल्फा ड्रग, ठीक है। अगर आप और भी सल्फा औषधियों के नाम जानना चाहें तो उसमें आता है सल्फा डाइजीन, उसके बाद आता है नाम सल्फा गुनाडीन, फिर सल्फा थिरिडीन। एक बार बीपीएससी में इस तरह से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि मतलब जो सल्फा ड्रग्स के बारे में उनके नाम पूछे गए थे बीपीएससी में। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सल्फा ड्रग, जिसे सल्फानिलामाइड्स भी कहा जाता है, एक प्रतिजीवाणुक औषधि है। सल्फोनामाइड्स के जीवाणुरोधी प्रभाव पहली बार 1932 ईस्वी में देखे गए जब जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक और रोग वैज्ञानिक गेरहार्ड डोमगक ने लाल रंग के प्रभावों को चूहे के स्टेटोस्कोपस के संक्रमण पर नोट किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो ये एकेडिना है, कई बार प्रश्न पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी में रहने वाले मोनोट्रीम कुल का एक प्राणी है ये। और एकेडिना तथा प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। इनकी 4 ज्ञात जातियां हैं। इसके अलावा केवल एक प्लेटिपस की ही जाति मोनोट्रीम कुल की 5 अस्तित्वान जातियां हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये जो है मतलब 6 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, और इसमें
इसके पहले केमिस्ट्री से कितने प्रश्न आए वो हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री से यहाँ जो पूछे गए वो पूछे गए थे 4 प्रश्न, तो 6 4 10 हो गए। और अगर फिजिक्स से हम देखें कितने प्रश्न पूछे गए, तो फिजिक्स से यहाँ जो पूछे गए वो पूछे गए 5 प्रश्न। तो कुल मिला के 2022 के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स परीक्षा में, यूपी पीसीएस में लगभग 15 प्रश्न पूछे गए साइंस से। ठीक है।